हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा के सारे बेसिक्स बता दूंगा इस बार। देखिए, अगर आप फिजिक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, और फिजिक्स में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स को तो आप सिंपल अलजेब्रा से ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ कर सकते हो, बट वेक्टर क्वांटिटीज को डील करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल्स है हमारे पास, विच इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। आपने +1 क्लास में वेक्टर अलजेब्रा को डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये जस्ट एक रिकैप्सुलेशन है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग तरीके से हम वेक्टर्स को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपकी सेमेस्टर 1 की बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो वेक्टर अलजेब्रा से ही स्टार्ट होती है, और उसमें हमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालनी होती है, या उस बुक में हमें इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जैसे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो, या किसी रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। हर जगह वेक्टर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही जब आप मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स करते हो, सच एज द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन के केस में भी वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इनवर्स केयर लॉ को फॉलो करती है। सेंट्रल फोर्स है जैसे कि कूलम फोर्स है, दोनों सेम एक जैसी हैं। जस्ट ऊपर जो वहां पे एक टर्म Gm1 m2 आ जाती है ग्रेविटेशन के केस में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, कूलम फोर्स के केस में वो टर्म K Q1 Q2 होती है। ठीक है, बस ये दोनों फोर्सेस जो है, इन दोनों फोर्सेस के साथ डील करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा आपको मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में जरूरी है, जिसमें आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हो, द फोर्स ऑन ए ब्लॉक, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स, या हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, वहां पर भी आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ती है। बहुत जगह पर जैसे फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हमें रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स करनी होती हैं, जब हमें दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। नाउ वेलोसिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो उस केस में भी हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। तो कहां कहां वेक्टर अलजेब्रा से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये भी इस लेक्चर में आपको मिलेगा। और साथ में मैं आपको फिजिक्स की जो एग्जांपल्स होती हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हर एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि सिर्फ मैथमेटिकल नहीं है, हम इसको अप्लाई कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस चीज का भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जितने भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं और फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT जैम देना चाहते हैं, या यूजीसी नेट भी देना चाहते हैं। तो दिस इज बेसिक लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू, तो इसको ध्यान से सुनिए और सारी जो टेक्निक्स है उनको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इनको स्पेसिफाई करने के लिए ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं हमेशा, इसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको पूछा जाए कितना टाइम हुआ है, तो आप टाइम बताओगे सर अभी 10 बजे हैं या 11 बजे हैं, आप डायरेक्शन नहीं बताओगे। डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट हेयर, यू जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड, कितना टाइम हुआ है। ठीक है, मास पूछ लिया जाए किसी चीज का, तो वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, 10 kg, 5 kg। लेकिन अगर बोला जाए कि इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगानी है 10 न्यूटन, दिस इज ए ब्लॉक, और मैं बोल लूं इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगानी है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि सर आप करना क्या चाहते हैं, इस ब्लॉक को कहां पे मूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी। मान लो ये कमरे, एक रूम है, रूम के एक कॉर्नर में ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं मैं इस ब्लॉक को इस कॉर्नर में यहां तक ले आऊं। ठीक है, तो फोर्स तो 10 न्यूटन फिक्स हो गया, लेकिन ये डायरेक्शन जो है वो फाइनल रिजल्ट पे डिपेंड करती है कि अल्टीमेटली मुझे इस ब्लॉक को यहां पे लेके जाना है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्स। तो such kind of quantities in which direction is important, they are called vector quantities. अब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे ए वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, पी वेक्टर, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हैं इसके। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ डायरेक्शन देखना चाहते हो पी वेक्टर की, ओनली डायरेक्शन, यू वांट टू स्पेसिफाई ओनली डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, वो कैसे पता चलेगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। जैसे कि हम इसको पी कैप से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और वो हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज वेक्टर, पूरा वेक्टर, और ये उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या कभी कभी P के साथ ये दो लाइंस लगा के ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। क्यों हो गया, क्योंकि आप एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोला कि इस ब्लॉक पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं,
along x एक्सिस। पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, इस फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 10 के साथ आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप ऐसे लिख सकते हो 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे लिख सकते हो इस फोर्स को, बट ये काफी लंबा हो जाता है। इसको छोटा करने के लिए हम लिख सकते हैं 10 और डायरेक्शन बताने के लिए x के साथ कैप लगा सकते हैं, साथ में यूनिट तो रहेगा ही। तो अब इस चीज को देखते पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन x एक्सिस है, x कैप लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कहूं कि मुझे सिर्फ डायरेक्शन बतानी है इसकी, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं बताना, तो मैं क्या करूंगा, मैं f कैप कैलकुलेट करूंगा यूनिट वेक्टर। कैसे, उसी फोर्स को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, मतलब 10x कैप को आप 10 से ही डिवाइड कर रहे हो, तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास सिंपली x कैप बचेगा। अब ये भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको चाहे आप x कैप बोल दो चाहे 1x कैप बोल दो, बात तो वही है ना। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स यू द डायरेक्शन। अब अगर आपके पास एक वेक्टर है, मान लें फोर्स आपको ऐसे दी हुई है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, तो 3D में है ये वाला वेक्टर, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं फोर्स के। दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड दिस -1 इज कॉल्ड z कंपोनेंट। तीन पार्ट्स हैं, कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से, पार्ट्स, फोर्स के तीन पार्ट्स हैं। मतलब ये 3 न्यूटन लग रही है x के अलोंग, 5 न्यूटन लग रही है y के अलोंग और 1 न्यूटन लग रही है अलोंग माइनस z एक्सिस, ठीक है। तो अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बताना है। ये इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स हैं। I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis, k cap is the unit vector along z axis। अब अगर आप इस फोर्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है वो भी हम बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसकी डायरेक्शन लिखना चाहते हो, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, है ना, तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर वहां पे निकालना है, ठीक है। यहां से डायरेक्शन पता चल जाएगी। जैसे हमारे पास फोर्स 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स हैं। तो ये 3D में लग रही है फोर्स और इसकी एक सिंगल डायरेक्शन है, अल्टीमेटली सिंगल डायरेक्शन है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। तो आपने इस फोर्स को, ये कंप्लीट फोर्स है, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 प्लस 25 प्लस 1 26 प्लस 9 35, तो 35 का अंडर रूट, तो आंसर इज 3 बाय अंडर रूट 35 आई कैप प्लस 5 बाय रूट 35 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 35 के कैप। तो दिस इज द डायरेक्शन ओनली, इट इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आप देखिए दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहो एफ कैप का, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 3 बाय रूट 35 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लें, नीचे 35 आएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 1, ऊपर भी 35, कट गए दोनों 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका वो 1 है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर कंप्लीट वेक्टर की इंफॉर्मेशन देनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी बताया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लो आपको बोल रहा है कि भाई इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स x एक्सिस के अलोंग लगानी है, ठीक है। तो इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस फोर्स को हम सिंपली लिखते हैं 10i कैप, x एक्सिस को, डायरेक्शन को इस i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रही है विच इज 5 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, तो वो दूसरी फोर्स हो जाएगी F2 इज इक्वल टू 5j कैप, न्यूटन लगा देते हैं हर जगह, ठीक है। और मान लो इसी ब्लॉक पर एक और फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, z एक्सिस की तरफ, स्क्रीन से बाहर है ये वेक्टर, तो स्क्रीन से आउट जब ये वेक्टर आ रहा है तो ये है हमारे पास अराउंड
इसको हम बोल देते हैं, लेट अस सपोज 8 के कैप, ठीक है। डायरेक्शन भी बतानी है ना कि जेड एक्सिस के अलोंग है, तो 8 के कैप मान लिया हमने, तो वो तीसरी फोर्स लग रही है। थर्ड फोर्स इज 8 के कैप न्यूटन, ठीक है। तो 3 फोर्सेस लग रही है। तो अब इस केस में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, तो आपने क्या करना है, जस्ट इनको वेक्टोरियली ऐड करना है। मैं वेक्टर अलजेब्रा भी साथ साथ करवा रहा हूं। तो नेट फोर्स विल बी, डायरेक्शंस नहीं छोड़नी, दिस विल बी 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप न्यूटन, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स हैं उस फोर्स के, एंड दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, अगर मास m है, एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर है ना, फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है। मास m हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज 2 किलोग्राम है ये, ठीक है। तो इस फोर्स को 2 किलोग्राम से डिवाइड करेंगे, तो 5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं, वी गेट ए न्यू काइंड ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास एक नई तरह का वेक्टर आ जाता है, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, और ये उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, कंपोनेंट फॉर्म में है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि भाई ये डायरेक्शन भी है इसमें, एक्सेलरेशन में दोनों चीजें हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बच्चों इस तरह से एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, और कौन कौन सी फिजिक्स की सिचुएशंस हैं, ये भी रिजल्टेंट ही फाइंड किया है मैंने, बट कंपोनेंट फॉर्म में किया है। एक और मेथड है रिजल्टेंट फाइंड करने का, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉज कहाँ लगते हैं और कैसे यूज होते हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, पहले इसको समझ लेते हैं जरा 2 मिनट में कि ये होता क्या है। वैसे आपको पता है, बट इट इज जस्ट रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक सिंगल ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों का नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। एक सिंगल ऐसा वेक्टर जो दोनों गिवन वेक्टर्स का नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कार है एट पॉइंट ए, वो कार ए से डिस्प्लेस होके बी पॉइंट पर आ गई हमारे पास, चली कुछ, ठीक है, और बी पॉइंट पर आ गई, दिस इज पॉइंट बी। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द कार। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम S1 वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। S1 वेक्टर इज एक्चुअली ए बी वेक्टर, इसको मैंने ऐसे बोल दिया। अब ये कार फिर चली दोबारा से किसी और डायरेक्शन में चली है, ठीक है, और सी पॉइंट पर पहुंच गई। अभी ये कार यहां पर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया कार का। तो नाउ आई हैव टू डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ दिस कार एंड आई वांट टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ओरिजिन मान लो इसको। इसके विद रिस्पेक्ट टू कार कहां पे पहुंची है, उसको बताने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक और वेक्टर ड्रॉ करना है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड आर वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ S1 एंड S2। और ये क्या बता रहा है, ये आपको नेट इफेक्ट बता रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट्स का जो नेट रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये वो बता रहा है। तो दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको पता है कि वी टेक टू वेक्टर्स as the two sides of a triangle and they are in same order। जैसे इसका हेड है ना, वहां से दूसरे की टेल स्टार्ट होती है, और जहां पे ये खत्म हो जाए, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हम फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, हमें आर का एक्सप्रेशन चाहिए, आर कितना है, कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से। यहां से अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें, तो दिस लाइन इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ S1 वेक्टर। ये वाली लाइन S1 की डायरेक्शन है ना। और अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस करके इमेजिन करें, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ S2 वेक्टर, सिंपल। और इन दोनों डायरेक्शंस में जो एंगल होता है, उस एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये थीटा जो है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन S1 वेक्टर एंड S2 वेक्टर। ये गिवन होगा आपको, जब भी दो वेक्टर आपको गिवन होंगे तो एंगल भी गिवन होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे हमें बोला गया कि एक कार जो थी वो पहले, ये हम बना लेते हैं डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट। हमें बोला गया कि एक कार जो थी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में गई और वो 10 मीटर तक चली। फिर उसके बाद उसने एक टर्न ले लिया अलोंग द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली ये होती है, मैं यहां बनाऊंगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जो एंगल होता है ना ईस्ट के साथ, वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न ले लिया और 10 मीटर और चली। ये हमारे पास है। ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। वो 10 मीटर चलने के बाद नेट उसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हुआ। तो बच्चों ये जो 45 डिग्री है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। वो जनरली गिवन होता है हमें। ठीक है, तो फिर हम यहां पुट करेंगे अभी। चलिए, तो थीटा इज एंगल बिटवीन S1 एंड S2। तो अभी हमें इस R वेक्टर को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ S1, S2 एंड थीटा। हमें पहले इसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, तो इनके भी मैग्नीट्यूड्स ही आएंगे। बहुत आसान है। हम क्या करते होते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर फेंकते हैं, इस परपेंडिकुलर को फेंक के R वेक्टर के लिए पाइथागोरस लगा देते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? दिस परपेंडिकुलर इज, अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो तो आपको पता है कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा। तो दिस इज S2 साइन थीटा। दिस परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक। और ये जो बेस बना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो इस बेस को फाइंड करने के लिए बेस इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा। तो दिस इज S2 कॉस थीटा। यहां से लेके यहां तक S1 लेंथ है, उसके बाद S2 cos थीटा लेंथ है, और ये परपेंडिकुलर है। तो आप सिंपली लिख सकते हो R वेक्टर का स्क्वायर। हम पाइथागोरस लगा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, एंड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इट विल बी S1 प्लस S2 cos थीटा। इन दोनों को जस्ट मैंने ऐड कर दिया, यहां से लेके यहां तक S1 है, उसके बाद S2 है, दोनों को ऐड कर दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज S2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 cos थीटा एंड हेयर R, और उधर हो जाएगा अंडर रूट। तो यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी होती है बच्चों। ठीक है, S1 जैसे मैंने 10 मीटर लिया पुट कर देंगे, S2 भी 10 और थीटा 45 डिग्री यहां पुट कर देंगे, और R की लेंथ आ जाएगी। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ R, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं R वेक्टर की वो भी आपको पता है। उस केस में हम ये एंगल बीटा ले लेते हैं। हम ना जो हमें डायरेक्शन पता होती है उस डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू इसकी डायरेक्शन बताते हैं। हमें पहले से पता है कि S1 हमारा जैसे यहाँ पता था कि ईस्ट के अलोंग है, तो अब आपका रिजल्टेंट ये बन जाएगा यहाँ पे, और हम क्या करेंगे ईस्ट के साथ एंगल बीटा मान लेंगे रिजल्टेंट का। अब आपने वो एंगल बताना है कितना है। अगर आपने एंगल बता दिया तो आपने बता दिया कि भाई इस R की डायरेक्शन क्या है, सीधी सी बात है। तो अब उस एंगल को कैसे लिखेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, टेंजेंट बीटा लिखेंगे इसको। बहुत आसान है। टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर विच इज S2 साइन थीटा बाय बेस विच इज S1 प्लस S2 cos थीटा बच्चों। ठीक है, तो बीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग। यहां पे एक चीज ध्यान देनी है आपको, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, बच्चे गलती कर जाते हैं वहां पे। ये जो एंगल बीटा होता है ये इस वेक्टर के साथ होता है। ठीक है, जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है जिसके साथ साइन कॉस नहीं लगा हुआ, और जो दूसरा वेक्टर होता है वो ऊपर साइन के साथ और कॉस के साथ लगा होता है, उनके मैग्नीट्यूड्स। ध्यान देना है इस चीज को। ठीक है, अब सेम चीज को एक और लॉ से करवाया जाता है विच इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब लगेगा जब ये दोनों वेक्टर्स फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये वाले वेक्टर्स जो हैं S1 S2 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स जो होते हैं दे आर नॉट को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल नहीं है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर नहीं है, अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तब हम ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम है ये। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हम ट्रायंगल लॉ को तब यूज करते हैं जब एक बॉडी डिस्प्लेस होकर कहीं और चली गई और दूसरा वेक्टर उसके हेड से स्टार्ट हो रहा है अपने आप बाय डिफॉल्ट। तो उस केस में फिर हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। दोनों वेक्टर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं दे आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। बट अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक मास है, उस पर एक फोर्स इधर लगा रहे हो आप 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो 5 न्यूटन। अब दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। दो रस्सियां मान लो बांधी हुई हैं अपने रॉप्स, और आप दो बच्चे इनको खींच रहे हैं इस मास को। तो आप इसको डिस्प्लेस करके वेक्टर को कहीं और नहीं लेके जाओगे। ठीक है, उस केस में हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
सीधी सी बात है, अब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 5 न्यूटन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन एंड दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो डायगोनल है, ये वाला, ये डायगोनल जो होता है बच्चों, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है, और इसका वही एंगल बीटा है। अब आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, तो ये वाला जो पार्ट है इस डायग्राम का वो सेम यही वाला पार्ट है। तो रिजल्ट्स यहाँ पर भी वही होते हैं, बट इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देते हैं। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, अब इस केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं चार्जेस वाली। जैसे मान लें कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q1, ठीक है, और दो चार्जेस यहाँ पर हैं, माइनस Q ले लेते हैं, एक को प्लस Q ले लेते हैं, इसको हम 2Q ले लेते हैं, 1 छोड़ देते हैं, ठीक है, 2Q चार्ज। हमें क्या करना है, हमने बोल दिया कि ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, मासेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज 2L एंड दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस R from this midpoint, this is midpoint, ठीक है। Okay, I want to calculate the net force on this charge, ठीक है, net force। तो उस केस में बच्चों जस्ट एग्जांपल समझने के लिए फोर्सेस कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। देखिए इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी, सेंट्रल फोर्स टुवर्ड्स द माइनस Q चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो आपने ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है, उसको हम F1 बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे चार्ज के कारण, Q2 के कारण जो 2Q पे फोर्स लग रही है वो बराबर ही लगेगी, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल ही होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ना। ये डिस्टेंस होगा हमारे पास √L² + R², पाइथागोरस लगा दी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, ये R है, वहां से R। तो इधर हमने बच्चे F2 वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब दो वेक्टर्स आपको मिल गए और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको यूज कर सकते हैं। आपका रिजल्टेंट इस सेक्शन में आएगा इसका। अब देखो ना, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, और ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, तो बस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इस तरह से हम करते हैं। अब बच्चों कई सिचुएशन में रिजल्टेंट निकालने के लिए वी रिजॉल्व द वेक्टर इनटू कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ओके, जैसे एक एग्जांपल से ही हम इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, एंगल दे देते हैं उसका कुछ, मान लो थीटा एंगल है और ये फोर्स है, ठीक है, F वेक्टर। अब बच्चों हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो आपको पता है कि ये जो वेक्टर है ये XY प्लेन में है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। कैसे पता चलते हैं वो, इस टिप से यहां एक परपेंडिकुलर फेंका जाता है, तो ये वाली जो लेंथ है इतनी, वो एक पार्ट हो जाता है, और इस लेंथ की, इस वेक्टर की डायरेक्शन x एक्सिस वाली है, ठीक है। और ये कौन सा हिस्सा होता है, देखिए दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है F cos थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट, इसको ऐसे बोलेंगे ऑफ F वेक्टर। ओके, ऐसे ही जो दूसरी तरफ हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंकेंगे इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से ड्रॉ करके इतनी लेंथ जो है, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, उसको हम Fy लिख लेते हैं, एंड दैट विल बी, देखिए ये एक्चुअली इसके बराबर है, तो ये तो परपेंडिकुलर था, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ, तो दिस परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स sin थीटा, इट इज F sin थीटा, ठीक है, ऐसे है। तो अब इसकी डायरेक्शन है j कैप और इसकी डायरेक्शन है I कैप। तो इस तरह से हम हमेशा लिख सकते हैं कि ये जो F वेक्टर था which was making angle theta with x axis, it is actually F cos theta I cap plus F sin theta j cap। तो you can always resolve a vector like this। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस सेम चीज को फटाफट करना सीखेंगे। देखिए मान लेते हैं ये वेक्टर है हमारे पास, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 10 न्यूटन फोर्स है। अब मुझे इसके दोनों कंपोनेंट्स लिखने हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x हो गया, ये -y हो गया, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, जिस डायरेक्शन के साथ फोर्स थीटा एंगल बनाए उस तरफ
हमारे पास आ जाता है कॉज कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे फोर्स थीटा एक्स के साथ बना रहा था, तो इधर हमारे पास एफ कॉस थीटा आया। तो जस्ट आपने डायरेक्टली लिख देना है कि दिस पार्ट इज एफ कॉस 30 एंड दिस पार्ट इज, जैसे परपेंडिकुलर ऐसे इमेजिन करना है, यहां तक होगी ये लाइन, सिर्फ जहां परपेंडिकुलर गिरेगा इतनी होगी बस। तो दिस पार्ट इज एफ sin 30, f is 10, तो it is 10 sin 30, 10 sin 30 मतलब 10 by 2 means 5, and this is 10 cos 30, 10 रूट 3 by 2। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी है। अभी ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बताया ना, तो अगर ये एक वेक्टर है, इसकी एक डायरेक्शन भी है विच इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप माइनस आई कैप लगा दोगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है ना, तो माइनस लगाएंगे, और ये वाई की तरफ ही है तो इसके साथ जे कैप लगाएंगे। मतलब ये जो फोर्स थी 10 न्यूटन फोर्स, मैं इसको यहाँ पे अलग कलर से लिख रहा हूं कि मीन्स दिस 10 न्यूटन फोर्स विच वॉज मेकिंग 30 degree with minus x axis can be written as, जो हमारे पास रिजल्ट आया that is minus 10 root 3 by 2 i cap plus 5 j cap न्यूटन। ठीक है, बात वही है। इस चीज को ऐसे लिख लो आप, और चाहे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लो, एक ही उसका मीनिंग है। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है, बट ऐसे लिखने का बेनिफिट होता है कंपोनेंट फॉर्म में। जब आपको रिजल्टेंट निकालना है मोर देन 2 3 4 फोर्सेस, तो आप सबको रिजॉल्व करके ऐसे ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो। वो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेट करेंगे, आपकी ईएमटी की बुक के साथ रिलेट करेंगे। मान लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q विच इज 2 कूलम, ओके, और इसके अराउंड हमारे पास कुछ और चार्जेस पड़े हुए हैं, एंड दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस प्लस Q के अराउंड एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है Q1, उसका डिस्टेंस हमें पता है। एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है Q2, उसका भी डिस्टेंस मुझे पता है। एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है Q3, बहुत है, चलो एक यहां रख देते हैं, नीचे Q4 यहां रख देते हैं। तो ये 4 चार्जेस हैं मेरे पास। ये 2 कूलम था, ये हम ले लेते हैं -2 कूलम, इसको आप ले लेते हैं 1 कूलम, इसको हम ले लेते हैं 3 कूलम, इसको हम ले लेते हैं -2 कूलम। ठीक है जी, इस तरह से है। एंड वी वांट टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, कितनी फोर्स है। ठीक है, देखिए डिस्टेंसेस मुझे सारे पता है, मैं लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली। ये है 10 मीटर, दिस distance is 12 meter, this is 8 meter and this is 15 meter, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस मुझे पता है, और हर किसी फोर्स को लिखने के लिए एक ही फॉर्मूला है। पहले फोर्सेस को बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है ना। अब आप देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, तो ये चार्ज इस चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव फील करेगा, खींचा चला जाएगा, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगी, उसको हम बोल देते हैं F1 वेक्टर। ऐसे ही इसी चार्ज पे जो दूसरी फोर्स लगेगी, इसके कारण वो रिपल्सिव होगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। रिपल्सिव का मतलब ये वाला चार्ज इसको धकेलेगा, इस तरफ धक्का मारेगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स ऐसे बन जाएगी। इसको मैं F2 वेक्टर ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद जो तीसरा चार्ज है Q3, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसका ये वेक्टर बनेगा अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम F3 बोल देते हैं। और ये फिर से हमारे पास पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स बनेगी ऊपर की तरफ, y एक्सिस की तरफ, इसको हम बोल देते हैं F4 वेक्टर। ठीक है, ओके, लेट अस सपोज वी हैव एंगल्स ऑल्सो, एंगल्स भी गिवन है। ठीक है, एंगल्स हमारे पास गिवन है। कौन कौन से एंगल्स हैं, देखिए ये वाला एंगल गिवन था, हर किसी चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसका एंगल मुझे पता है, ये मान ले 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री मान लेते हैं, और ये तो ऊपर ही है। ठीक है, पता ही लग रहा है वाई एक्सिस पे। इस एंगल को हम मान लेते हैं यहां से 60 डिग्री। ठीक है जी, चलो, तो ऐसे एंगल्स गिवन होंगे आपको। अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम बना दी, सेम प्रॉब्लम मैकेनिक्स में भी बन जाएगी। जैसे यहां पर एक मास है,
ठीक है, उसको हमने ओरिजिन पे मान लिया। इधर एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है हमारे पास, और हमें बोला गया कि इस पे एक फोर्स ये लग रही है F1 वेक्टर विच इज मेकिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है F2 वेक्टर विच इज मेकिंग नो एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और तीसरी फोर्स यहां लग रही है इस डायरेक्शन में F3 वेक्टर, एक और फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है एट 45 डिग्री F4 वेक्टर। व्हाट इज नेट फोर्स? दोनों सिचुएशन में मैं बता रहा हूं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वैसे शायद आपको कई बच्चों को पता होगा, लेकिन जस्ट एक रिवीजन है कॉन्सेप्ट्स की। चलो, तो यहाँ पे बहुत इजी है। अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास से चारों फोर्सेस होनी चाहिए, फिर आपने इनको रिजॉल्व कर लेना है। रिजॉल्व कैसे करना है? देखिए, रिजॉल्व करने के लिए आप सब बच्चे व्हाइट कलर को देखेंगे। मैं व्हाइट कलर्स में कर रहा हूं, थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स बनाने के लिए। हाँ, तो आप सिर्फ व्हाइट कलर देखेंगे। जैसे ये ब्लू कलर वाली फोर्स है F1 वेक्टर मेकिंग 30 डिग्री, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बच्चे, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इस F1 का इधर आ जाएगा, इतना इतना होगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी F1 cos 30, जिसके साथ एंगल थीटा, उधर cos कंपोनेंट, दिस विल बी F1 cos 30, और जो ऊपर कंपोनेंट गया दैट विल बी F1 sin 30। क्यों? क्योंकि बच्चे सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा गिवन है उस डायरेक्शन में cos कंपोनेंट लिखना आपने, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin कंपोनेंट। चलो, तो हम इतना पता लग गया। ये वाला वेक्टर हो गया, इसको टिक लगा देते हैं। ये पहले से ही y एक्सिस के अलोंग है, उसकी डायरेक्शन पहले से ही पता है, रिजॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है। इसको रिजॉल्व करना है F2 को। अब आप देखिए, ये एंगल 30 था, तो यहां पर हमारे पास ये वाला एंगल भी 30 बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये 30 था, ये भी 30 बनेगा, ऐसे। चलो, तो अब इस F2 को आप फिर से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। एक इसका कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, ये ऐसे इस प्लेन में है ना यहाँ पे, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर इमेजिन करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और वो होगा साइन कंपोनेंट, और दूसरा इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं इस वेक्टर को थोड़ा और लंबा कर देता हूं दूसरा कंपोनेंट लिखने के लिए, एंड दैट कंपोनेंट इज F2 cos 30, और नीचे की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा हमारे पास ये वाला F2 sin 30। आई होप आपको समझ आ रहा है। व्हाइट वाले वेक्टर्स देखने हैं सिर्फ अभी, ठीक है। तो ये वाली भी हो गई, ये भी हो गई, इसको भी टिक लगा देते हैं। लास्ट फोर्स हमारे पास बची है ये फोर्स, ये वाला ब्लू वेक्टर देखेंगे। इस ब्लू वेक्टर को भी रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इधर 60 एंगल बन रहा है, तो इधर बन जाएगा F3 cos 60, और नीचे की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, मैं यहां इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूं, ठीक है। वो हमारे पास ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट नीचे आया उसको मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज F3 sin 60, ठीक है। तो आपके पास ये सारी फोर्सेस हुई ना। अब आपके पास ये सिर्फ व्हाइट वाले वेक्टर्स रह गए हैं, बाकी आप सब रिजॉल्व कर चुके हो। तो अब नेट फोर्स कैसे लिखी जाती है देखना, बहुत आसान है। इस केस में आपको कोई वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया यहाँ पे, और वो आएगा आंसर आपके पास। सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस वाली लिखनी है पहले, F3 cos 60 ये वाली, इसकी डायरेक्शन आई कैप है, दो ये है, वो दोनों है, माइनस लगा दूंगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना इसकी डायरेक्शन, तो माइनस F1 cos 30 माइनस F2 cos 30, सबके साथ आई कैप, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो तीन फोर्सेस एक्स के अलोंग मिल गई मुझे, ठीक है। अब हम वाई के अलोंग चलते हैं। वाई के अलोंग ऊपर दो है हमारे पास, प्लस F4 जे कैप, वो तो है ही वाई के अलोंग, तो उसका साइन कॉस है नहीं उसके साथ। दूसरी ये है जे कैप, है ना, और दो नीचे हैं, वो ये दोनों हैं। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये y के ऑपोजिट है, ऊपर हमारा y एक्सिस है, इधर x एक्सिस था, इसलिए माइनस जे कैप। और दूसरी के साथ ये हो गई हमारे पास, ये वाली हो गई, और ये F3 वाली लिख लेते हैं, sin 30 जे कैप। बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे cos 60 cos 30 की ये वैल्यूज पुट कर देना सारी, और फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स पुट करने हैं। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे? यहाँ पे गिवन है, कई सिचुएशन में मैकेनिक्स में गिवन होते हैं, तो वो डायरेक्ट पुट करने होते हैं, ठीक है।
से मान लो 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, यहाँ गिवन है। लेकिन यहाँ पे आपको कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा हर बार। जैसे मान लो आप इस फोर्स, इन दोनों की फोर्स लिख रहे हो, तो इन दोनों की फोर्स में ये दोनों चार्जेस हैं, है ना। तो यहाँ ये वाली जो फोर्स है F3, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड F2, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो दैट विल बी K, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 into 1 विच विल बी 2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। अब इस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए होता है, जो हम ऑलरेडी डायरेक्शंस बना चुके हैं सारी क्वेश्चंस में। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो यहां से सॉल्व होके यहां पुट हो जाएगा जहां जहां F2 है। ऐसे ही F3 कहां है हमारा, F3, ये था F3। ये किस किस चार्ज में फोर्स थी, -2 में और 2 में। तो F3 फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखना आपको तो वो क्या बनेगा, वो भी बनेगा हमारे पास K विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ in SI यूनिट्स, इनटू दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट में आपने माइनस नहीं लगाना, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। माइनस इज फॉर डायरेक्शन, 4 आ जाएगा ऊपर और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ये बच्चे F3 का मैग्नीट्यूड है। इसको सॉल्व कर लो, जहां जहां आपके पास F3 है वहां ये वाला फैक्टर पुट कर दो। तो इस तरह से आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने ली थी आपको बेसिक समझाने के लिए कि जब हमारे पास मोर देन 1 और 2 फोर्सेस होती हैं, मोर देन 1 तो है ही है, 2 तो होंगी तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर मोर देन 2 फोर्सेस हैं तब अगर आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है उन सारी फोर्सेस का, तो आप इस तरह से कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख के रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। दिस इज द मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, तो ये वेक्टर अलजेब्रा हमारा चल रहा है। अभी हमने यहां तक जो पढ़ा उसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड करना सीखा। अब फटाफट हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स देखते हैं और सब्ट्रैक्शन कहां यूज होती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, देखिए जैसे एक आपके पास A वेक्टर है, दूसरा आपके पास B वेक्टर है। पहले मैं कह रहा था हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिखते थे रिजल्टेंट R वेक्टर, दिस इज एडिशन, दिस R वेक्टर इज एक्चुअली A वेक्टर प्लस B वेक्टर। A और B में एंगल थीटा था हमारे पास, तो हम जब इस R का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हम लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉज ऑफ थीटा, ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और जब आप ये एंगल बीटा लिखते हो तो आप लिखते हो tan बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा आपने A के साथ माना है ना, तो नीचे A आएगा प्लस ऊपर आएगा B साइन थीटा, यहां आएगा B कॉस थीटा। ये बीटा एंगल इस वेक्टर के साथ होता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों अगर आपको A और B को सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, उनमें भी एंगल थीटा है, तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, ठीक है। हम दोनों को माइनस करना चाहते हैं, दोनों में एंगल थीटा गिवन है, हम इनको ऐड नहीं करना चाहते, हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप B का नेगेटिव वेक्टर बनाओगे। ये B वेक्टर इस तरफ है ना, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर है दैट विल बी इन दिस साइड, इसको बोल देंगे -B वेक्टर। और अगर B वेक्टर और A वेक्टर में एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल जो होगा -B में और A में, वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस विल बी द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब रिजल्टेंट कौन सा हुआ, ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया। अगर आप लिखना चाहते हो, आप एक्चुअली चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि R वेक्टर इज इक्वल टू A माइनस B वेक्टर को सॉल्व करें। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, A प्लस माइनस B वेक्टर। अब ये जो -B वेक्टर है बच्चे, ये यही वाला तो है, और एक्चुअली हमें अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बना लें तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो वो ये होगा, दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है ये भी रिजल्टेंट ही, बट दिस इज सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इस चीज को हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा यहां पुट करना है बस। तो इस केस में सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब आप cos 180 माइनस थीटा पुट करेंगे -2AB cos थीटा, और tan बीटा हमारे पास हो जाता है B sin थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, बट cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपको बोला जाए कि भाई एक बॉडी थी, वो
जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी बॉडी जो है बॉडी बी, दिस इज बॉडी ए, बॉडी बी जो है वो जा रही है एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है और 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें यहाँ पे दो तरह की चीजें निकल सकती हैं, दोनों अलग अलग बॉडी हैं, दिस इज बॉडी बी, दिस इज बॉडी ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, वी ए माइनस वी बी। इसको भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपने यही 45 यूज करना है, बट इस फॉर्मूले में लगाना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 45। वही एंगल डायरेक्ट आपने लेके आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है। और डायरेक्शन बतानी है टेंजेंट बीटा रिलेटिव वेलोसिटी की, तो बी मतलब 5 साइन 45 अपॉन ए माइनस 5 cos 45। इसको सॉल्व करके आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कहां कहां यूज होता है, देखिए कंपोनेंट फॉर्म में तो बहुत आसान है। जैसे मान लो ए वेक्टर है आपके पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट a माइनस b, तो a माइनस b में आपने क्या करना है, बस a वाले कंपोनेंट में से b वाले कंपोनेंट को माइनस करते हैं, ठीक है जी। तो ये सब्ट्रैक्शन होगी दो वेक्टर्स की, है ना। सब्ट्रैक्शन कहां कहां यूज होती है, देखिए मैकेनिक्स में बहुत यूज होती है जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, +1 में आपने किया हुआ है। जब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो, चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो डेल्टा पी, तो वो भी p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर होता है। इसको इंपल्स भी बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम को। तो न्यूटन लॉज में, मैकेनिक्स में इस तरह की क्वांटिटीज आपको निकालनी पड़ सकती हैं, ठीक है। जैसे सर्कुलर मोशन में एक बॉडी चल रही है, इधर v1 वेक्टर है उसका, फिर यहाँ जाके v2 वेक्टर बन गया। अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए डेल्टा v चाहिए, डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी, तो दैट विल बी v2 माइनस v1, ठीक है। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये सिंगल बॉडी के लिए है ना, ये एक ही बॉडी थी, वन बॉडी, इट वाज एट पॉइंट ए एंड इज टू पॉइंट डी। उसके लिए हम जो ये चीज कैलकुलेट करते हैं उसको चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ऐसे ही अगर दो बॉडीज होती, एक ऐसे आ रही v1 के साथ और दूसरी बॉडी इधर जा रही है v2 वेक्टर के साथ, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, दे आर टू डिफरेंट बॉडीज, वो उसमें सिंगल थी। और अगर आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज हैं, आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो उस केस में v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन विल बी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले भी यहां से आते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है मैकेनिक्स में। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर का अलजेब्रा में कैसे करनी है प्रॉब्लम सॉल्व, और सब्ट्रैक्शन सीख ली कि किस तरह से हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करके हम हमेशा नेट फोर्स निकाल सकते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे डाइपोल को हमने सॉल्व किया, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको कर्ल, डाइवर्जेंस क्या होती है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, क्या इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स लॉ, ये सब वेक्टर कैलकुलस है। ये किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए होता है। व्हाट इज वेक्टर फील्ड नाउ, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, कैसे उसको इमेजिन करना है, और कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट के फिजिकल मीनिंग क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर इनके फिजिकल मीनिंग्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, बट आप लोग समझ पाएंगे अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2 लेक्चर में अभी और बनाऊंगा। एक में बनाऊंगा बेसिक ये जो ऑपरेशंस हैं डेल ऑपरेटर वाले सारे, और एक में हम थ्योरम्स करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स लॉ, इनके मीनिंग्स क्या हैं, इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।